हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया था वो किया था पॉलिटी एंड गवर्नेंस विजन आईएएस की पीटी 365। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखी है तो आप कृपया करके उनको जाके देखिएगा। 3 क्लासेस में हमने पूरी विजन आईएएस की मैगजीन को जो पीटी 365 है उसको टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर लिया है। अब उसी कड़ी में आज ये हमारे साथ में दूसरी मैगजीन है। कौन सी मैगजीन? इकोनॉमी की मतलब अर्थव्यवस्था की मैगजीन हमारे साथ है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि अप्रैल 2023 से और दिसंबर 2023 तक क्या रहे हैं, जो न्यूज में रहे हैं और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो कि इस मैगजीन में दिए गए हैं। उन सभी टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, देखते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या रहेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। टोटल इसमें 12 यूनिट है। तो आज जितना भी हमसे कवर हो पाता है मैक्सिमम आज कवर कर लेते हैं और अगले 2-3 दिन में इस मैगजीन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का अनुमान क्या रहा है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एस्टिमेट इन इंडिया। तो जो फाइनेंशियल ईयर रही है 2023-24 उसकी अप्रैल और जून अवधि के दौरान भारत की जो रियल जीडीपी वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? 7.8% रही है। तो ये फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भारत में अगर जीडीपी की गणना की बात करें तो भारत में जीडीपी की गणना 2 तरह से की जाती है। एक तो रियल जीडीपी के नाम से की जाती है और एक नॉमिनल जीडीपी के नाम से की जाती है। जो रियल जीडीपी जब रियल जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं हम, तो उसमें हम जो आइटम होता है उसका जो प्राइस लेते हैं वो बेस ईयर के आधार पर लेते हैं। बेस ईयर हमारे यहाँ क्या है? बेस ईयर हमारे यहाँ 2011-12। वहीं अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में हम बेस ईयर क्या लेते हैं? करंट टाइम की लेते हैं, मतलब जो अभी चल रहे हैं जिस आइटम की प्राइस, उस प्राइस को लेते हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है जब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब दोनों का अनुपात होता है। तो क्या होता है कि रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी होता है। जीडीपी की कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो जीडीपी की कैलकुलेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन सा? एक तो प्रोडक्शन मेथड के द्वारा, दूसरा कौन सा? इनकम मेथड के द्वारा, और तीसरा कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा। मतलब कौन सा? प्रोडक्शन मेथड के द्वारा कर सकते हैं जीडीपी की गणना हम, उसके साथ साथ इनकम मेथड के द्वारा हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उस एक्सपेंडिचर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? जीडीपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको मापने के लिए जीडीपी क्या एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब इसकी जो जीडीपी की जो गणना करते हैं इसमें आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानताएं और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे जो बाह्य कारक होते हैं इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। दूसरा क्या है कि जो शांति और पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक जुड़ाव संबंधी प्रमुख कारक होते हैं वो भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। तो जीडीपी इसलिए एक अच्छा संकेतक नहीं रहता है। ये टॉपिक हो जाता है हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। यह क्या कि नीति आयोग ने 2005-6 के 6 से क्या कि भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया और वही बहुआयामी जो गरीबी का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय एमपीआई मतलब नेशनल एमपीआई का उपयोग किया जाता है। इस डिस्कशन पेपर मतलब जो चर्चा पत्र रहता है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के देख लें। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं तो इसका पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो जो है, जो पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो एचसीआर है, उसमें क्या देखी गई है? भारी गिरावट देखी गई है। गिरावट कितनी देखी गई है? 2013-14 की बात करें तो 29.17% से घटकर जो 2022-23 वित्त वर्ष रहा है उसमें 11.28% हो गया है। तो पिछले 9 वर्षों में 24.84 करोड़ भारतीय क्या है कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गरीबी की गहनता में
भी कमी आ रही है, मतलब गरीबी के प्रकारों में भी जो गहनता है उसमें भी क्या आ रही है, इसमें कमी देखने को मिली है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और जैसे राज्यों में क्या है कि बहुआयामी गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ कितने संकेतक लिए जाते हैं? 12 संकेतक इसमें लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एमपीआई के बारे में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो NFS4 के जो नेशनल सर्वे जो था वो उसके आधार में पहली बार एमपीआई कब जारी किए गए? 2021 में जारी किए गए। सरकार की GIRG पहल के तहत नीति आयोग एमपीआई जो क्या है कि नोडल एजेंसी, कौन जारी करता है? नीति आयोग इसको जारी करता है, ठीक है। और जो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो जो हेड काउंट रेशियो H और निर्धनता या तो निर्धनता की व्यापकता या जो तीव्रता होती है उनका गुणांक, उसकी गुणा करके क्या निकाल लेते हैं? एमपीआई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एमपीआई में जो शामिल संकेतक होते हैं, पहले इसमें 10 संकेतक शामिल होते थे, हालांकि इसके अलावा 2 संकेतक भी इसमें जोड़े गए। कौन सी? मातृ स्वास्थ्य और कौन सा? बैंक खाता। तो अगर देखें तो 12 संकेतकों में जो इसमें कैटेगरीज बनाई गई है वो 3 कैटेगरी बनाई गई है। इन 3 कैटेगरी में स्वास्थ्य के लिए 1.3 मार्क्स दिए गए हैं और शिक्षा का वेटेज कितना दिया गया है? 1.3 दिया गया है। और जो जीवन स्तर का जो वेटेज दिया गया है वो भी 1.3 दिया गया है। आपको ये जो इसमें जो दिए गए हैं पोषण के लिए 1.6, इसको भी ध्यान में रखना, एक बार आपको देख लेना है। अब देख लेते हैं जो ग्लोबल एमपीआई है उसको जारी कौन करते हैं? 2010 से संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा जारी किया जाता है। यह 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर क्या किया जाता है? ट्रैक किया। 10 आधारों के आधार पर देशों को रैंकिंग मतलब ट्रैक करता है। इसने बताया कि जो 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में से 1.1 बिलियन लोग क्या है कि बहुआयामी निर्धन की श्रेणी में शामिल हैं। ये टॉपिक हो जाता समाप्त। एक नया टॉपिक है हमारा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपने सब सुना होगा कि जब गैस लेते हैं तो डीबीटी किया जाता है, या सब्सिडी वाले जो पहलू हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो इसने बताया कि जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने डीबीटी के द्वारा डीबीटी को अपनाकर 2014 से और 2023 तक 2.73 मतलब 2.73 लाख करोड़ रुपए क्या बचा लिए हैं। वो कैसे बचे हैं? डीबीटी के द्वारा। डीबीटी का मतलब क्या होता है कि जो लाभार्थी है उसकी जो राशि है वो उसके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में देश के चुनिंदा जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2014 से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। नोडल एजेंसीज के लिए क्या है? जो डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों की मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव के अधीन रखा गया है, ठीक है। और लोगों को धन का भुगतान कौन करता है? जो लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, जो PMF पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके द्वारा किया जाता है। डीबीटी को सक्षम बनाने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। वो कौन कौन से घटक हैं? एक जन बनाया गया, मतलब जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी। इसके द्वारा क्या है कि रिसाव की समस्या को समाप्त करके जो टारगेट, जो लक्ष्य है लोगों के, उन लक्षित लोगों के पास डायरेक्ट क्या कर देना? बेनिफिट जो है उसको ट्रांसफर कर देना, डायरेक्ट डीबीटी कर देना उसके साथ। इसके साथ बीसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, और जो भुगतान बैंक भी चलाए गए हैं, और मोबाइल मनी मतलब कैशलेस लेन देन को बढ़ाने के लिए एक इकोसिस्टम विकसित किया गया है मोबाइल मनी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये चर्चा में किया है क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि लखपति दीदी, कौन सी योजना? लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो महिलाओं को, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उनको शुरू करने के लिए उनको क्या करना? प्रमोट किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब लखपति दीदी योजना के बारे में अगर बात करते हैं तो यह योजना 2023 में चालू की गई थी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या? जो ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में क्या करना? सक्षम बनाना है, ठीक है।
अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये अनौपचारिक क्या कि वित्तीय मध्यवर्ती समितियां होती हैं। इसमें क्या कि 10 से 20 स्थानीय महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22-23 के अनुसार कि भारत में 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और इनमें से जो 88% हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या कि सभी सदस्य क्या है, वुमेन्स हैं। ठीक है, और मेंबर्स क्या है उसके, वुमेन्स हैं। और इसके महत्व की बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, तो इसमें करके वित्तीय समावेशन को भी बढ़ाता है और महिला सशक्तिकरण को करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा क्या है कि महिलाओं के क्षमता निर्माण की भी ये बात करता है। और चौथा क्या है कि जो गरीबी का उन्मूलन करता है, जो परिवार गरीब है उनके उन्मूलन में महिलाओं की भूमिका रहती है, तो उन महिलाओं को क्या बनाता है, एक तरह से सशक्त बनाता है, जिससे गरीबी उन्मूलन की जा सकती है। आय और बचत में क्या करता है, ये बढ़ोतरी भी करता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज का 50% प्रतिनिधित्व करती हैं। जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे कोई भी समाज सशक्त नहीं बन सकता है, तो इसलिए महिलाओं को उनके अधिकार दीजिए। दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी 20% की गिरावट देखी गई है। मतलब जो गांव वगैरह में जो अनऑथराइज्ड तरीके से लोन ले लेते हैं ब्याज वगैरह पे, उनमें क्या देखी गई है, गिरावट देखी गई। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, लोग सक्षम बन रहे हैं। अब बात करते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम अभी तक उठाए हैं और क्या क्या जरूरत रही है। तो सबसे पहले एक योजना चलाई गई 2011 में, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके द्वारा चलेगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलेगी। तो कब चलेगी, 2011 में। दूसरा क्या चलाएगी, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVEP 2016 में चलाई गई। ये भी क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही क्या की गई, चलाई गई थी। महिला नेक्स्ट कौन सी योजना चलाएगी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चलाएगी, MKSP चलाएगी 2011 में। कब चलाएगी, 2011 में चलाएगी। दूसरा नेक्स्ट योजना कौन सी चलाएगी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना चलाएगी 2014 में। और बुमनिया पहल चलाएगी 2019 में गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस के द्वारा, ठीक है, एजेंसी के द्वारा। और इसमें नेक्स्ट कौन सी की, महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाएगी। कौन सी चलाएगी, 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक से जो न्यूज में रहा है वो रहा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बैंक से कैसे लिंक किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ चीजें रही है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत वर्ष 2013-14 में से नवंबर 2023 तक बताया कि लगभग कितने 7.68 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिया जा चुका है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो ये क्या है, एक डेटा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप BL मतलब बैंक लिंकेज बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है और इसे कब चालू किया गया, 1992 में नाबार्ड ने की थी इसकी शुरुआत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करता है, रियायती ब्याज दर पर ऋण देने और बचत खाता खोलने के लिए क्या करता है, अधिकृत करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो इस कार्यक्रम के तहत 3 चरण दिए गए। पहला चरण कब तक, 1990 से लेके 2005 तक, और दूसरा चरण जो रहा था वो दूसरा चरण रहा 2006 से लेके 2012 तक, और जो तीसरा चरण रहा है वो 2012 से अभी तक चल रहा है। ठीक है, और इस चरण 3 में क्या है, जो पूंजीगत सब्सिडी है उसको हटा दिया गया और जो ब्याज सब्सिडी की इसमें शुरुआत की गई है। तो ये टॉपिक रहा था हमारे न्यूज में। तो हमारी यूनिट हो जाती है समाप्त। एंड नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारी, नेक्स्ट यूनिट जो है वो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। उसमें जो पहला टॉपिक देखते हैं वो हम देखते हैं कि राज्य वित्त, स्टेट फाइनेंस की बात करते हैं। तो ये अभी जो स्टेट फाइनेंस है, तो जो स्टेट फाइनेंस है ये अभी न्यूज में रहा क्यों है, तो ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि राज्य वित्त जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI है, उसने राज्य वित्त 2023-24 के बजट का अध्ययन किया और उसको एक रिपोर्ट जारी की है।
और इस रिपोर्ट की थीम क्या रही है? इस रिपोर्ट की थीम है कि भारतीय राज्यों का राजस्व डायनामिक्स एंड राजकोषीय क्षमता। ठीक है, मतलब फिस्कल कैपेसिटी की बात इसमें की गई है। और इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर अगर नजर डालते हैं तो बजटीय अनुमान के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय में क्या हुई है? 42.6% की क्या हुई? वृद्धि हुई है, और जो जीडीपी के 2.9% के लगभग बराबर है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि मतलब ऋण और राज्यों का जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो मार्च 2023 के अंत में कम होकर कितना हो गया? 27.5% रह गया, जो कि मार्च 2021 में कितना था? 31% था। ये क्या हुई? कमी हुई है। तो पूंजीगत व्यय में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात था उसमें कमी हुई है। ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना में राज्यों के जीएफडी मतलब सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात में क्या आई है? गिरावट देखने को मिली है, जो कि 2020-21 में कितना था? 4.1% था, और जो कम होकर 2021-22 में 2.8% तक रह गया है। दूसरा क्या कि जो टैक्स बॉयंसी है उसमें भी उछाल हुआ है। जब से जीएसटी लागू हुआ है, जब से टैक्स बॉयंसी जो भी रही है उसमें उछाल की देखने की परिवर्ती उछाल देखने को हमें लगातार मिल रहा है। ये इसकी जो रिपोर्ट दी थी इसमें ये प्रमुख बिंदु दिए हुए थे। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है जो स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो चर्चा में क्यों रहा? तो केंद्र चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने के व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष के 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। और ये किस योजना के तहत दी गई? तो यह मंजूरी दी गई है पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत क्या दी गई है? इसको मंजूरी दी गई है। अगर हम पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की विशेष योग्यता की योजना के बारे में बात करें तो यह योजना कोविड-19 के दौरान चलाई गई थी और वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? कोविड-19 में तो चलाई गई थी और वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया था। कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 2021 में चालू किया था। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य कि जो राज्यों को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल व्यय है उसको क्या कराना? उसको बढ़ाना है। और इसकी सहायता के मतलब इस योजना के तहत जो सहायता दी जा रही है वो राज्यों को 50 साल तक के लिए ब्याज मुक्त एक विशेष सहायता मतलब एक स्पेशल हेल्प दी जा रही है। कितने साल तक के लिए? 50 वर्ष तक के लिए। जो अब बात देख लेते हैं जो कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है राज्यों का, तो उसको एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। तो मतलब राज्य के पूंजीगत व्यय में वित्तीय वर्ष 2022 में 29% की क्या थी? वृद्धि थी, जबकि 2023 में ये वृद्धि सामान्य या सपाट रही है, मतलब इसका एक साथ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। कैपेक्स को पूंजीगत व्यय के रूप में भी जाना जाता है और यह सरकारी खर्चे का एक ऐसा हिस्सा है जो कॉलेजों को लेके और स्कूलों को, अस्पताल, सड़क, जो ब्रिज बनते हैं और जो डैम बनते हैं, जो रेलवे लाइन होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं, जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण में क्या होता है? व्यय किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है कि उससे कहीं ना कहीं हमारी क्या हो रही है? एक कैपिटल जनरेट हो रही है उस एक्सपेंडिचर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण की बात करते हैं। तो इस चर्चा में क्या रहा कि चर्चा में चल रहा है जो अभी तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने क्या किया कि अपनी वर्चुअल आर्टिकल 4th कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया कि भारत का सार्वजनिक पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो जो है वो कितना हो गया है? 2005-06 में 81% से बढ़कर 2021-22 में कितना हो गया? 84% हो गया है। लेकिन क्या हुआ कि जो पुनः सामान्य 2022 वित्त वर्ष में घट के 81% हो गया। पहले कितना था? पहले 81 था 2005-06 में, लेकिन जो 2021-22 में बढ़कर 84% हो गया। लेकिन पुनः 2023-24 में घट के कितना हो गया? 81% हो गया, मतलब 3% की इसमें गिरावट देखी गई है। अब आगे देखते हैं कि जो सार्वजनिक ऋण के बारे में, जो पब्लिक डेट होते हैं उनके बारे में क्या करते हैं। ये मतलब पब्लिक डेट क्या होती है? सरकार की बोरोइंग को दर्शाते हैं, मतलब सरकार की देनदारियों को दर्शाते हैं। इसका
बता दिया कि भारत की जो संचित निधि होती है उसके अंतर्गत दी जाती है, जो कि आर्टिकल 292 में क्या है, संविधान के आर्टिकल 292 में क्या उसका प्रावधान किया गया है। भारत में अगर सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें, प्रेजेंट कंडीशन को अगर हम देखते हैं, तो मार्च 2023 के अंत में केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण क्या इसके जो घरेलू सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी जिसका 57% रहा है, 57.1% है। और जो 2023 में सरकारी ऋण और सकल घरेलू अनुपात का कितना है, वो 81% है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बजट बोरोइंग, OBBS। ये चर्चा में क्या रहा है, तो चर्चा में रहने का इसके पीछे कारण यह है कि यह कुल उधार मतलब चर्चा में इसलिए रहा कि CSEP है, मतलब सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम ने क्या काम किया कि भारत सरकार द्वारा जो बजट के दूसरी साइड की उधारियां होती है, और एक रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑफ बजट बोरिंग होती क्या है। ऑफ बजट बोरिंग वो होती है उन उधारियों को दर्शाते हैं जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है। तो ये सरकार खुद नहीं लेती है, बल्कि किसी और संस्था से बोरिंग करवाती है, और वो सरकार जो बोरो करेगी वो किसको कर देगी, वो सरकार को दे देगी। ठीक है, सरकार द्वारा बजट जो बजट ऑफ बजट बोरिंग का सहारा लेने का पीछे कारण क्या है। सबसे पहले तो वो FRBM जो एक्ट होगा 2023 उसको क्या करता है, उसके अंदर जो फिजिकल डेफिसिट की सीमा होती है उसको दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो संविधान का आर्टिकल 293 के क्लोज 3 में जो उधार लेने की सीमा है, उस सीमा को क्या करता है, उस सीमा से बचना चाहते हैं। मतलब आर्टिकल 293 में क्या कहा गया कि यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है या ऐसे ऋण है जहां केंद्र गारंटर है, तो उस स्थिति में राज्य को नया ऋण प्राप्त करने के लिए सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मतलब केंद्र की सहमति क्या होती है, आवश्यक होती है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक समाप्त। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। ये चर्चा में इसलिए रहा कि जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा जो बढ़कर कितना हो गया, $9.2 बिलियन हो गया, जो पहले कितना था, $1.3 बिलियन था। हालांकि बाद में दूसरी तिमाही 2023-24 में घटकर कितना हो गया, GDP के 1% पर आ गया। कैड के बारे में देखें तो चालू खाता बैलेंस ऑफ पेमेंट जो BOP होता है कि दो खातों में से एक होता है, और जो वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रांसफर भुगतान होता है, जो अंतर भुगतान होता है, ट्रांसफर पेमेंट होता है, को दर्ज किया जाता है। ठीक है, जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं उसमें ऐसी रिसिप्ट होती है जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के लिए किया जाता है और निःशुल्क प्राप्त की जाती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो खाते होते हैं, चालू खाता होता है और एक कौन सा होता है, पूंजीगत खाता होता है। चालू खाते में कौन से होती है, एक तो इनविजिबल होती है, जिन्हें हम देखते हैं विजिबल मतलब दृश्य, इसमें क्या आती है, इसमें वस्तु है, और इनविजिबल मतलब अदृश्य, इसमें कौन सी आती है, सेवाएं आती हैं। तो इसमें हम देखते हैं पूंजीगत खाते में जो निवेश आता है, जो FDI के द्वारा और FII के द्वारा जो लोन आता है, और जो NRI के खाते होता है, NRI अकाउंट और NROI अकाउंट वगैरह इसमें जो होते हैं वो सब किसमें आते हैं, पूंजीगत खाते में आते हैं। जो भारत में जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है उस जो उसके बढ़ने के पीछे क्या कारण रहे हैं, तो उसको देखते हैं। तो उसको बढ़ने के पीछे क्या वजह है, जो भारत का एक उच्च व्यापार घाटा बना हुआ है, और उसके साथ साथ देखिए जो सर्विस रिसीट है उनमें क्या देखी गई, उनमें गिरावट देखी गई है, और जो उसके साथ साथ कुछ ग्लोबल कॉजेज भी रहे हैं, उसके कारण चुनौतियां बढ़ गई हैं भारत के लिए, और कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ोतरी देखी जाती है, और उसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डेटेड सिक्योरिटीज के बारे में। डेटेड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार में कितने
बाजार से कितने 6.55 ट्रिलियन रुपए उधार लेगी और इस बाजारी उधार से सरकार क्या करेगी, राज्य को उसे घाटे को पूरा करने के लिए काम करेगी। जो जीडीपी का कितना है 5.9% है। सरकार की प्रतिभूति की अगर जीसैट की बात करें तो जीसैट क्या होते हैं, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं उनको खरीदा जाता है, ठीक है। और इनका क्या होता है, ये फ्लोटिंग कूपन रेट पर होती है, ब्याज दर पर इनको खरीदा जाता है। और ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि इनमें एक डेट डाली हुई होती है, या ये 6 महीने के लिए, उससे ज्यादा के लिए भी हो सकती है, और 5 वर्ष से 40 वर्ष तक के लिए होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको डेटेड सिक्योरिटीज जीसैट बोलते हैं, ठीक है। जो दिनांकित प्रतिभूति होती है उनसे जुड़े जोखिम क्या है, उनसे जुड़े जोखिम बाजार जोखिम है, बाजार की जो पुनर्निवेश जोखिम है और जो उनके लिक्विडिटी जोखिम उससे जुड़ा हुआ है। अब जीसैट की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं, तो वो कुछ प्रकार इसमें दिए गए हैं। पहला प्रकार क्या है, वो है ट्रेजरी बिल, टीवी। ट्रेजरी बिल क्या है, मनी मार्केट से संबंधित होता है और जो भारत सरकार की जो शॉर्ट टर्म की जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए काम करता है। ये शॉर्ट टर्म जरूरतें हैं कि इनको जारी करने के लिए 91 दिन के लिए जारी किया जा सकता है, या 182 दिन के लिए जारी किया जा सकता है, 365 दिन के लिए जारी किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि 1 साल के लिए इनको जारी किया जा सकता है। अगर 1 साल से कम की जरूरतों को सरकार को पूरा करना है तो सरकार क्या कर सकती है, जो ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है। अब बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल भी क्या है, टी बिल के समान ही होता है, हालांकि इन्हें 51 दिन से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। जो 90 डेज होता है उससे कम की परिपक्वता अवधि मतलब मैच्योरिटी टाइम के लिए इनको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की, एफडीएल की बात करते हैं। तो एफडीएल भी क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो केंद्र सरकार जारी करती है। जो एफडीएल होती है वो एक राष्ट्र सॉरी एक वो राज्य के लिए क्या होती है, जीसैट के रूप में ही कार्य करती है। जो सरकार जो प्रतिभूतियों की लेन देन जो करती है वो आरबीआई के प्लेटफॉर्म किस पे करती है, ई कुबेर पे करती है, आरबीआई द्वारा ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। अब बात करते हैं बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है, यील्ड किसी की रेट की बात करते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं, इसको बेचते हैं, इसको खरीदते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट की तरह, मतलब एक साइड से इसको बेचेंगे और एक साइड से इसको खरीदेंगे। तो ये क्या होता है कि अगर किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी क्या होती है, कीमतों की होती है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, यील्ड घट जाएगी अगर प्राइस बढ़ रहा है। तो या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राइस ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी को हम सब पता है कि ये क्या है, एक टैक्स है। और चर्चा में रहा क्यों है, चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पे और हॉर्स रेसिंग और कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पे कितना परसेंट, 28% लगा दिया गया है। जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो गेम ऑफ स्किल होते हैं और एक होता है गेम ऑफ चांस होते हैं। कर की दर को क्या 28% की दर से लागू कर दिया गया है। यह जीएसटी जो होगा यह दर गेम की एंट्री के दौरान भुगतान की गई राशि पर होगा, जो प्रारंभिक में राशि की जाएगी, ना कि उसको जो जितनी बार दाव लगाया जाएगा उस पर नहीं होगा। मानो अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं तो उस 1 लाख रुपए होगा टैक्स, आप कितनी बार उसको दाव में लगाते हैं उस पर टैक्स नहीं होगा। और दूसरा प्रकार का जो स्किल एंड जो लक या चांस वाले जो गेम है उन पर 30% का टीडीएस भी काटा जाएगा। जीएसटी के अगर देखें, जीएसटी क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो क्या करता है, जो कि गंतव्य आधारित है, गंतव्य आधारित है। और इसको कब लागू किया गया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 जुलाई 2000 मतलब 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी की संरचना की बात करते हैं तो जीएसटी की संरचना में देखते हैं, जीएसटी में क्या तो केंद्र मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी होती है। जो सीजीएसटी होती है केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है। वहीं अगर इसकी एसजीएसटी की बात करें तो ये क्या कहते हैं, राज्य सरकार के द्वारा
राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है। अगर वहीं आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली बिक्री के लिए किया जाता है, मतलब इंटर स्टेट की बात करते हैं। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो भी गया है उस पर आईजीएसटी वसूला जाएगा। अब जीएसटी से संबंधित कुछ संस्थान या निकाय हैं उनकी बात कर लेते हैं। जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क क्या है? ये एक गैर लाभकारी कंपनी है और जीएसटी क्या है कि सरकारी कंपनी के बदलने मतलब जीएसटी ने मतलब जीएसटी काउंसिल ने क्या है कि जो जीएसटी नेटवर्क है को सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी गई है और जीएसटी नेटवर्क में 100% शेयर स्वामित्व सरकार का होगा। ठीक है, ऐसा ही एक निकाय और है जीएसटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल। यह क्या किया गया था? जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत क्या है कि वैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद है ये संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत क्या है कि स्थापना की गई थी और यह है कि ये एक संवैधानिक निकाय है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। अब बात देखते हैं कि वाइडनिंग टैक्स बेस मतलब कर आधार का विस्तार। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से कर आधार को विस्तृत करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांत कौन-कौन से? पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता अनुकूल व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है। कर आधार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो उठाए गए कदमों की बात करते हैं तो बैंक खातों को आधार कार्ड के साथ क्या कर आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की तो मतलब जो कर आधार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उठाए गए कदमों की बात करते हैं तो सरकार ने क्या काम किया? बैंक खातों और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सरकार को बैंकों की सहायता से लिए लेन देन को ट्रैक करने में मदद मिली है। दूसरा क्या है कि नए टीडीएस कोड की शुरुआत जो पिछले 8 वर्षों से 36 से बढ़कर कितनी हो गई? 65 हो गई है। उसके लिए क्या भारत में अगर कराधान की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो भारत में क्या है कि जो जीडीपी की तुलना में कर का अनुपात कितना है? 2023 की बात करते हैं तो कितना 11%, जिसमें डायरेक्ट टैक्स कितना 6% और इनडायरेक्ट टैक्स कितना 5.1% रहा है। जो आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की कुल संख्या कितनी है? जो कुल संख्या कितनी? जो कुल जनसंख्या का 5.3% रहा है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी प्रमुख आंकड़े क्या है कि जो वर्ष 2013-14 की तुलना में जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना हो गया था? 121.18% हो गया था, जो कि प्रत्यक्ष कितना था 2021-22 में 5.7% और 5.97% और प्रत्यक्ष कर में कितनी उछाल आई थी? 2.5% का उछाल दर्ज किया गया और जो पिछले 15 साल में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। अब बात करते हैं एंजल टैक्स की। तो एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स में देखते हैं कि वित्त मंत्रालय के एंजल कराधान में बदलाव प्रस्ताव किया गया है। एंजल टैक्स को 2012 में प्रस्तुत किया गया था और इसे गैर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ये उतना इंपोर्टेंट है नहीं तो इसको आगे क्विट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट यूनिट है हमारा लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उसी में पहला टॉपिक जो रहा है हमारा पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की हम बात कर रहे हैं। तो हाल ही में जो पीएलएफएस है 2022 जारी किया गया और बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में एलएफपीआर 55% से बढ़कर कितना हो गया? 59% हो गया। इसमें पुरुष कितने 78%, 78.5% में 78% और महिला कितनी 37% रहा है। जो पीएलएफएस है वो एनएसएसओ के अप्रैल 2017 से 17 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस का आरंभ किया था और पीएलएफएस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो रोजगार और बेरोजगारी संबंधी मुख्य संकेतक जो कि किसके आधार पर डब्ल्यूपीआर मतलब कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात के आधार पर और क्या है कि एलएफ
पीआर मतलब कि श्रम बल भागीदारी के आधार पर और बेरोजगारी दर के अनएम्प्लॉयमेंट यूआर के आधार पर क्या करता है, वार्षिक आधार का अनुमान लगाता है। अगर एलएफएस के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो संकेतक इसके 3 संकेतक हैं, एलएफपीएस, डब्ल्यूपीआर और यूआर। एलएफपीआर का मतलब है कि श्रम बल भागीदारी दर जो क्या है, डब्ल्यूपीआर का मतलब है कि जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है उसकी बात करता है, और यूआर क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या देखा गया, गिरावट देखी गई, बाकी जो सब है अपराइट वो ऊपर की तरफ वृद्धि देखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको पॉइंट बना के वो आप फैक्ट को छोड़ भी सकते हैं एक बार, लेकिन अभी यूपीएससी का जो स्टैंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट को भी काउंट कर रहा है, तो उतना तो हमको देखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में मिले हैं। तो नोबेल प्राइज किसको मिला है, 2023 का नोबेल प्राइज मिला है क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो नोबेल प्राइज क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसका प्रशासन कहाँ चलता है, स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। और ये कि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत 1895 द्वारा स्थापित किए गए थे। इन पुरस्कारों को पहली बार 1901 में दिया गया था, लेकिन जब ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, किसको, जो भौतिकी के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए दिया गया था। और 1968 में जो अर्थशास्त्र को इसमें जोड़ लिया गया। तो अभी वर्तमान में ये 6 क्या दिए जाते हैं, 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। लेकिन सबसे पहला पुरस्कार जो अर्थशास्त्र का दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, 1969 में दिया गया। 1968 में इसको ऐड किया गया था अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को, और दिया गया था पहला इकोनॉमिक्स का, तो 1969 में इसको पहली बार दिया गया था। इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है भाई, इसमें एक नोबेल डिप्लोमा मिलता है, मतलब प्रत्येक डिप्लोमा की क्या होती है, एक अनूठी कलाकृति होती है। और दूसरा क्या कि इसमें एक नोबेल पदक भी दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि भी दी जाती है। तो 2023 में जो नोबेल पुरस्कार के तौर पर 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर की धनराशि प्रदान की गई है। ये किस लिए दी गई, क्योंकि गोल्डीन ने बताया कि यू आकार के कर्व को प्रदर्शित किया, किसमें श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक समृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं होता। यू आकार का संबंध है कि मतलब विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी पहले क्या होती है, घटती है, डाउन होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, उसके बाद बढ़ती है, यू टाइप में होती है, मतलब पहले घटती है देन उसके बाद क्या होती है, ऊपर बढ़ती है। तो भारत में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए कुछ कानून हैं, जो कुछ कदम हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले था कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020, इसके तहत क्या कि जो 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाया गया, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 26 सप्ताह कर दिया गया। दूसरा क्या किया कि जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, इसमें क्या किया गया, जो भूमि के ऊपर की खदानों में और जमीन के नीचे जहां निरंतर उपस्थित अनिवार्य नहीं है, वहां तकनीकी और पर्यवेक्षी और प्रबंधन कार्य में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। दूसरा क्या कि वेज कोड बनाया गया 2019 में, वेतन संहिता बनाई गई। इसमें क्या कि पुरुष और महिलाओं के बीच में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वेतन के आधार पर क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या है, जो गिग इकोनॉमी जो भी चल रहा है, एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। तो वो फ्रीलांसर जो होते हैं वो क्या किसके अंदर आते हैं, गिग इकोनॉमी की तरह आते हैं। इसमें क्या कि इसमें 2 तरह से होते हैं। तो होते हैं कि भाई संगठित तो मतलब प्लेटफॉर्म वाले होते हैं कि मतलब वो किसी कार्य को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एड या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इत्यादि पर करते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, इत्यादि इत्यादि। और जो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सामान्य पारंपरिक क्षेत्र में नियोजित सामान्य वेतन पर काम करते हैं। ये पार्ट टाइम भी काम करते हैं और फुल टाइम भी काम करते हैं। जो अभी गिग इकोनॉमी की दशा देखी जा रही है, तो उसको बढ़ने के कारण क्या है, तो उसके बढ़ने के कारण यह है कि इंटरनेट तक सभी की पहुंच हो गई है और उसके साथ साथ क्या कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से वृद्धि देखी गई है और कई सारे प्लेटफॉर्म्स क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं।
और दूसरा कि जो कार्य की बदलती कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण भी इसमें एक महत्वपूर्ण कदम रहा, महत्वपूर्ण पहलू रहा है। और उसके साथ साथ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती मांग भी देखी गई है। भारत में जो गिग इकोनॉमी है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहा है, क्या ढांचा है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जो इसमें क्या कि जो अभी हमने वेतन संहिता की बात की थी, जो वेज कोड 2019 की बात की थी, तो उसमें क्या कि यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन और क्या कि फ्लोर वेज के हेतु प्रावधान करती है। दूसरा क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात करती है। गिग इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो गिग इकोनॉमी का महत्व क्या है, तो उपभोक्ताओं के लिए भी महत्व है। उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है, जो पर्सनलाइज्ड सेवा प्रदान करना है और क्या कि समय और पैसे की बचत होती है। दूसरा कि कर्मचारियों के लिए भी है, मतलब काम करने में लचीलापन मिलता है और उसके साथ साथ रिमोट वर्किंग की सुविधा भी मिलती है, वर्क फ्रॉम होम भी सुविधा मिलती है और क्या कि वर्क लाइफ के बीच संतुलन भी बना रहता है। और देश के लिए क्या कि जो देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं ये, और अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में और समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं का समाधान भी कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम गिग इकोनॉमी का महत्व नियोक्ताओं के लिए बात करें तो इस श्रम की लागत में कमी को भी जन्म दे रहे हैं। श्रम की लागत में कमी हो रही है क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, ऑफिस जाके वर्क करते थे, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, जो खर्चा था उसका स्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो सब बच जा रहा है। दूसरा क्या कि जो नियमों में पालन में आने वाली लागत में भी कमी हो रही है। ये सब इसके महत्व हैं गिग इकोनॉमी के। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया, प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी विधेयक लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। सबसे पहले कौन लाया है, वो राजस्थान गवर्नमेंट लाई है। तो ये यूनिट भी हमारी हो जाती है समाप्त। और अगली यूनिट के बारे में बात करते हैं। अगली यूनिट जो है हमारी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बैंकिंग और मॉनेटरी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक रहा है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, ICRR की बात करते हैं। तो ICRR की बात किया है कि अभी RBI ने क्या किया है कि बोले कि CRR के साथ साथ हम ICRR की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं जो CRR क्या होता है और कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। CRR एक NDTL का मतलब बैंक के उस NDTL का एक भाग होता है, मतलब एक निश्चित परसेंटेज होता है जिसको RBI के पास रखना होता है। सपोज करो कि ये RBI है और ये क्या है, ये बैंक। तो इस बैंक को अपनी जो NDTL है, जो इसका NDTL है बैंक का, उसका कुछ भाग किसके पास रखना पड़ेगा, RBI के पास रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं। ऐसा ही एक पॉइंट और होता है SLR। तो SLR क्या होता है, किसी बैंक का NDTL का वह भाग जो उसे अपने आप के पास में रखना होगा, मतलब बैंक अपने पास उसको अलग रखेगा। इन दोनों ही मतलब SLR और CRR को जब जोड़ देते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ये क्या है कि बैंक का रिजर्व रेशियो होता है। जो CRR रखा जाता है वो नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। ठीक है, तो जो ये नियम होता है, जो RBI एक्ट 1934 के अनुसार सभी जो अनुसूचित मतलब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, जिसमें कौन, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक भी आते हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी आ जाते हैं, जो फॉरेन बैंक है मतलब विदेशी बैंक है वो भी आ जाते हैं, जो RRBs हैं वो भी आ जाते हैं, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इन सबको क्या है कि इन सबको CRR रखना अनिवार्य है RBI के पास। ठीक है, जो ICRR है, तो ICRR को समझने के लिए अगर हम बात करें तो इस CRR के समान ही होता है, लेकिन इसमें बैंक अपने धन का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास अलग रखना होता है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे काम करता है। जैसे पहले CRR को अगर हम समझ दें तो कि माना एक बैंक है SBI, उसका NDTL कितना है, उसका NDTL है 100 रुपये। तो उसका NDTL जो अभी CRR की रेट है वो है 4.5% के हिसाब से अगर लगाते हैं
CRR, तो कितना हो गया, 4.5 रुपये जमा करना होगा किसके पास, RBI के पास। RBI के पास जाते हैं 4.5 रुपये। वहीं अगर CRR को ICRR के हिसाब से यूज करें तो माना कि अब SBI है, फिलहाल अब उसका NDTL कितना हो गया, 150 रुपये, मतलब 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो जो 100 रुपये पे 4.5% बन रहा था, अब वो कितने बनेगा, 150 पे 4.5% बनेगा। तो 150 पे 4.5% कितना होगा, 6.75 रुपये। तो RBI के पास CRR के रूप में चला जाएगा, लेकिन जो 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जो NDTL में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, उसका क्या, 10% के इससे क्या होगा, ICRR लागू होगा, मतलब इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो लागू होगा। तो कितना हो जाता है, 5 रुपये। अब टोटल कितना रुपए जमा होता है RBI के पास, तो 11.75 रुपये जमा होता है। ये ICRR और CRR में मेन डिफरेंस रहा है, ठीक है। ये दोनों में क्या है कि ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरप्लस ट्रांसफर्स की बात करते हैं, जो अधिशेष अंतरण हुआ है RBI के द्वारा, उसकी बात करते हैं। मतलब हाल ही में RBI ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए क्या किया है, ट्रांसफर किया है। जो क्या काम करते हैं, जो कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से कितना की 188% क्या है, मोर देन 188% क्या कि अधिक है। चूंकि RBI को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए RBI एक्ट 1934 की सेक्शन 47 में क्या है कि वो अधिशेष राशि सरकार को क्या करती, अंतरित करती है। तो ये है हमारा फ्लोचार्ट की कौन से वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितने रुपए किसको ट्रांसफर किए। यहाँ से 15,009 से लेके और कितना 99,112 तक की अगर हम देखते हैं कि पूरी कवायद ये रही है। अब एक और टॉपिक हमारे सामने आता है लिबोर का। तो RBI ने क्या काम किया है कि RBI ने विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि उन्हें अब LIB और मतलब लिबोर से क्या कि पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने चाहिए, कि अपने कदम उठाइए कि आप लिबोर से बाहर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिबोर की। तो लिबोर होता क्या है, जैसे कि भारत में बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में जो शॉर्ट टर्म की जो लोन रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करने के लिए जो एक रेट तैयार की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को लिबोर कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को लिबोर बोलते हैं। मानो कि एक SBI और एक PNB है, तो दोनों के बीच में अगर कुछ नेगोशिएशन हुआ है पैसे के लेन देन के लिए, ऑफर के लिए, तो उसके जो बीच में रेट जो तय की गई थी वो लिबोर कही जाएगी, लिबोर के आधार पर की जाती है। चूंकि इसको हमने कहां से अपनाया था, लंदन से अपनाया था। तो लंदन में इसको क्या बोला जाता है, लंदन में इसको बोला जाता है लिबोर, LIBOR, लिबोर बोला जाता है। और वहीं अगर तो जापान की बात करें तो जापान में इसको क्या बोला जाता है, जापान में इसको बोला जाता है टिबोर, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट। अगर लिबोर की फुल फॉर्म की बात करें तो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है। तो ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। ऐसे ही इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और ये वही बताया कि जो बेंचमार्क लिबोर क्या है, एक वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। जो लिबोर है उसकी निर्भरता को खत्म होने पे भारत को क्या लाभ मिलेंगे। एक तो क्या है कि भाई वित्तीय पोषण में क्या हो जाएगी, लागत में कमी मिलेगी। दूसरा क्या कि ऋण लेने की लागत में भी कमी मिलेगी हमको, और क्या कि हमको अधिक प्रतिस्पर्धा मिलेगी, जिससे हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। अगर यूएस में तो SOFR बोलते हैं, यूरो में तो यूरो भी और बोलते हैं, जापान में टिबोर, और चाइना में शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट में सिबोर, और भारत में क्या बोलते हैं, MMIFOR बोलते हैं, क्योंकि मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, जो कि अभी प्रस्तावित किया गया है। तो जब लिबोर खत्म हो जाएगा तो भारत में इसके संदर्भ में होने वाले बदलाव की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, AAR की व्यवस्था की गई है, मतलब वैकल्पिक संदर्भ रेट की बात की गई, मतलब अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट की बात की गई है। RBI ने ARR की एक प्रणाली स्थापित की है, और यह प्रणाली बैंक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए ब्रिटिश पाउंड के बजाय
बजाय क्या करेगी, मुद्रा की एक बास्केट चुनने के लिए क्या करेगी, फैसिलिटी प्रदान करेगी। और इसको कौन, जो MIFOR है, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है FBIL, मतलब फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको जारी करता है। तो FBIL के बारे में हम बात कर रहे थे, जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसका गठन जो किया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था 2014 में किया गया था, और कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक प्राइवेट कंपनी के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य कि भारत में जो मनी मार्केट है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, या जो विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क हैं, उनको विकसित करना और उन पे नजर बनाए रखना, ताकि क्या हो जाए, कोई भ्रष्टाचार वगैरह घपला ना हो। अगर विनियमन की बात करते हैं तो FBIL का विनियमन कौन करता है, तो क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के रूप में है, तो कौन करता है, RBI इसका रेगुलेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा, नेक्स्ट यूनिट भी है हमारी, नेक्स्ट यूनिट कौन सी, पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा हो जाता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, मतलब सीमा पार भुगतान की बात की गई है। तो RBI और BIS मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब ने G20 टेक स्पिरिट 2023 का आयोजन किया, और इसका उद्देश्य क्या है, जो सीमा पार भुगतान है में सुधार के लिए नवीन समाधानों को आगे बढ़ाया जाएगा। सीमा पार भुगतान के बारे में अगर हम बात करें, तो यह एक प्रकार का क्या है कि वित्तीय लेन देन होता है, जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसाय या व्यक्तियों के बीच में होता है। और इस प्रकार के लेन देन में जो सेंडर होता है और रिसीवर जो होता है, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग देश से होते हैं। जो सीमा पार भुगतान है, उसके प्रकारों की बात करें तो क्या हो जाता है, इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर है, दूसरा क्या है, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर है, और क्या है, डिजिटल वॉलेट, मतलब कि पेपैल के द्वारा, गूगल पे के द्वारा या एप्पल पे वगैरह के द्वारा किया जाता है। सीमा पार भुगतान की प्रक्रिया की बात करें, अगर दोनों जगह के बैंक खातों का उपयोग करके सरलता से सीमा पार भुगतान कर सकते हैं, तो ये दो तरह से कर सकते हैं, तो प्रतिनिधि के बैंक के माध्यम से, एक दूसरा का कि दोनों जगह के बैंक खातों का प्रयोग करके। इसमें कौन सा खाते आते हैं, नोस्टो अकाउंट और कौन सा बोस्टो अकाउंट, मतलब कि हमारा अकाउंट और हमारे जो अकाउंट वहां क्या क्या आ जाएगा, वो तुम्हारा अकाउंट कहा जाएगा, तो उसको कौन सा बोलते हैं, नोस्टो और बोस्टो अकाउंट की बात इसमें की गई है। जो सीमा पार भुगतान प्रणाली को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत द्वारा कुछ उपाय उठाए गए कदम दिए हैं, तो उनको भी एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन वो एक डिबेट के हिस्से रहेंगे, उस डिबेट को हम बाद में करेंगे। पहले भी इसके बारे में जो पॉइंट रहे हैं, उन पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि RBI का पेमेंट विजन 2025। RBI ने क्या किया, जो पेमेंट विजन चलाया है 2025, किसके, सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा का जो NPCI है, NPCI नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, सॉरी नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, कुछ ऐसा करके नाम है इसका, NPCI का। तो इसका क्या है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL जो है, ने क्या कि भीम UPI QR कोड को के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों के साथ क्या किए हैं, हुए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो वर्तमान में जो QR कोड चल, मतलब जो भीम UPI कोड चल रहा है, वो सिंगापुर के साथ, और UAE संयुक्त अरब अमीरात के साथ, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में क्या हुआ है, स्वीकृति मिल गई भारत के भुगतान पेमेंट को। अब देखते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात करते हैं। तो क्या हो, जो सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया था, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म क्या कर दिया, चालू कर दिया। IRR प्लेटफॉर्म है क्या, IRR प्लेटफॉर्म है क्या, तो क्या कि ट्रेडिंग के समय में आने वाले टेक्निकल ग्लिच से निवेशकों को बचाने के लिए क्या किया गया, शुरू किया गया है। अगर यह प्लेटफॉर्म क्या है, जो ट्रेडिंग केंद्र होते हैं, जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, वहां से जो ट्रेसिंग मेंबर्स हैं, उनके ट्रेंड्स को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, और साथ ही क्या करेगा, इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग या वायरलेस तकनीकी का उपयोग करने वाले जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको IRR एक्सेस देगा।
किसके द्वारा, मेल के द्वारा दे देगा या फिर एसएमएस के द्वारा उनको प्रोवाइड करा देगा। यह देश के जो सभी स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो बीएसई रहा हो, चाहे वो एनएसई रहा हो, चाहे वो एनसीडेक्स रहा हो या एमसीएक्स रहा हो या मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया रहा हो, सब पर ये लागू होगा। अब बात करते हैं सेबी। सेबी के बारे में हमको पता है कि सेबी जो भारत में शेयर मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 12 अप्रैल 1912 को की गई थी, सेबी एक्ट 1992 के प्रावधानों के द्वारा। 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना करने के बाद क्या बन जाता है, ये संवैधानिक सांविधिक निकाय बनता है, क्योंकि इसके एक अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई है। और इसमें अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 9 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष क्या होते हैं, अध्यक्ष जो केंद्र सरकार द्वारा इसका नियुक्त किया जाता है। और इसमें 4 जो फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 क्या होते हैं जो अंशकालीन सदस्य होते हैं। इसमें बोर्ड में जो सदस्य है, सेबी के बोर्ड के जो सदस्य होगा कौन नियुक्त करता है, आरबीआई नियुक्त करता है। और 2 बोर्ड सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा तथा 5 सदस्य किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेबी के अगर कार्यों की बात करते हैं तो सेबी क्या रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करती है शेयर मार्केट को इंडिया में, ठीक है। और ये सेबी क्या है, सेबी एक अर्धविधायी और क्या कि अर्ध न्यायिक निकाय भी है। अब एक और टॉपिक आता है डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग। डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग क्या है कि ये एनएससी ने डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं का नाम लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग क्या है कि एक क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर रहा है। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके दायरे से क्या है, बाहर है। मतलब इसके तहत क्या हो जाता है कि किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन किए बिना ही स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं। मतलब ये एक्शन ट्रेडिंग के सब की तरह ही है, लेकिन क्या है अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम करती है। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। और ये व्यापारी इसके परिणाम क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं वो अपने टैक्सेशन से इससे बच जाते हैं। तो इससे क्या किया गया, तो प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 के तहत अपराध की श्रेणी में माना गया है। अब बात करते हैं एफपीआई की, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो एफपीआई में इसको कौन करती है, सेबी द्वारा विनियमित किए जाते हैं ये 2019 नियम के द्वारा। और इसके कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं तो ये लगता है जो फेमा 1999 के तहत होने वाला प्राथमिक कानून है। और उसके बाद क्या कि पीएमएलए मतलब जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड रूल्स 2002 के द्वारा भी ये चालू किया जाता है। 2005 की जो इसका नियम है उसके द्वारा भी लागू किया जाता है, उसके अंदर भी काम करता है। प्रत्यक्ष एफडीआई और एफपीआई की तुलना अगर करते हैं तो एफडीआई का आशय है कि भाई विदेशी निवेशक द्वारा किसी दूसरे देश में जो पहले से कोई इंडस्ट्री है या कोई उद्यम है उसमें पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए किया गया निवेश होता है। लेकिन जो एफपीआई होता है, एफपीआई जो आते हैं भारत में शेयर मार्केट के द्वारा आते हैं। तो ये क्या होते हैं, एफपीआई क्या होते हैं, निष्क्रिय निवेशक होते हैं, जबकि एफडीआई क्या होते हैं, ये सक्रिय निवेशक होते हैं। और एफडीआई क्या करते हैं, सक्रिय निवेश करते हैं, मतलब डायरेक्ट निवेश करते हैं। और एफपीआई क्या करते हैं, इनडायरेक्ट निवेश करते हैं। जो एफडीआई होते हैं वो अत्यधिक नियंत्रण होते हैं और जो बहुत कम नियंत्रण एफपीआई पे होता है। तो एफडीआई जो होते हैं वो दीर्घ काल के लिए निवेश करते हैं और जो एफपीआई होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। उनका लाभ बनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है जल्दी से लाभ बनाए और जल्दी से निकल जाए। जो एफडीआई होती है उनका प्रवेश और निकास क्या होता है, उनका प्रवेश और निकास थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो एफपीआई होते हैं उनका अपेक्षाकृत आसान होता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, अस्थिर भी होते हैं, परिवर्तनशील भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं एफडीआई की तो एफडीआई क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो ये टॉपिक हो जाते हैं हमारे समाप्त। एक और टॉपिक आता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज से एक अलग सेगमेंट होता है। मतलब ये क्या करते हैं, सामाजिक उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के जरिए क्या करते हैं, जनता से धन जुटाने में मदद करते हैं। यहाँ लाभ अर्जक सामाजिक उद्यम जो होते हैं या एनपीओ जो होते हैं वो सामाजिक उद्यमों से धन जुटा
सकते हैं। जैसे कि भुखमरी, गरीबी और कुपोषण, असमानता को समाप्त करने के लिए भी कर सकते हैं उनका प्रयोग। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए भी कर सकते हैं, शिक्षा का समर्थन करने के लिए दे सकते हैं, और क्या वित्तीय समावेशन के लिए दे सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए दे सकते हैं, और क्या श्रम क्षेत्र का विकास करने के लिए भी दिए गए हैं। मतलब एक सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक संगठन को जो कुछ मानदंड दिए गए हैं वो मानदंड पूरा करने चाहिए, तभी उसको क्या कहा जाएगा, एक सामाजिक उद्यम कहा जाएगा। मतलब अगर उसकी रेवेन्यू की बात करते हैं तो पिछले 3 वर्षों के औसत राजस्व का कम से कम 67% हिस्सा जो एक टारगेटेड पॉपुलेशन है, मतलब एक लक्षित आबादी के सदस्यों को पात्र गतिविधियों के प्रयोग में लाया गया हो। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, जो एक्सपेंडिचर का व्यय क्या है कि पिछले 3 वर्षों के औसत व्यय का कम से कम कितना 67%, 67% की बात की गई तीनों जगह। 67% हिस्सा लक्षित आबादी के सदस्यों को पात्र गतिविधियों प्राप्त करने में खर्च किया गया हो। और जो ग्राहक आधार